नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। एक आवाज जिसमें पहाड़ बोलते हैं, एक आवाज जिसमें नदियों और झरनों की खनक सुनाई पड़ती है, एक आवाज जिसमें टिमटिमाते तारों की रोशनी नजर आती है। आज की हमारी तेजस्विनी की आवाज कुछ ऐसी ही है, जो कि दुनिया की एकमात्र प्रोफेशनल जागर की लोक गायिका हैं, जिन्हें इस बार पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। हमारी आज की तेजस्विनी बसंती बिष्ट। बासंती बिष्ट देश में जागर गायन शैली की अकेली महिला गायिका, जिनकी आवाज का जादू उत्तराखंड के हर घर में मां भगवती नंदा के जागरों में गूंजता है। बासंती ने पहाड़ों, खास तौर से उत्तराखंड में महिलाओं के मंच पर जागर ना गाए जाने की परंपरा को तोड़ा, क्योंकि पहले जागर महिलाओं द्वारा नहीं गाया जाता था। बासंती ने जागर गायन की प्रारंभिक शिक्षा अपनी मां से घर में ही ली। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान बासंती का गायन खासा चर्चा में रहा और उसने गीत संगीत के माध्यम से आंदोलन को एक नया तेवर दिया। बासंती ने कई सामाजिक आंदोलनों में भी हिस्सा लिया और शराबबंदी के खिलाफ महिलाओं को एकजुट किया। जागर गायन शैली को जिलाए रखने और नए प्रयोग कर इसे आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष पद्मश्री सम्मान के लिए चुनी गई बासंती बिष्ट हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करें एक ऐसी लोक गायिका से जो कि जागर की लोक गायिका हैं और दुनिया में एकमात्र हैं जो प्रोफेशनली जागर गाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बसंती जी। धन्यवाद दूरदर्शन दिल्ली ने जो मुझे ये अवसर दिया, मैं आभार व्यक्त करती हूँ दूरदर्शन का। जी बसंती जी, आपको सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको इस बार पद्मश्री के लिए चुना गया है। जी हाँ, धन्यवाद। ये हमारे भारत सरकार के जो लोग पारखी लोग हैं, संगीत प्रेमी हैं और जो आज भी हमारे गाँव तक नज़र रखते हैं, हमारे जो लोक संगीत है उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। जी तो बसंती जी, ये बताइए, ये जागर की आप लोक गायिका हैं और प्रोफेशनली आप जागर को गाती हैं। आप शायद एक अकेली ऐसी हैं जो प्रोफेशनली महिला होते हुए जागर को गाती हैं। ये बताइए कि ये जागर की जो गायन है, लोक शैली जो ये है उत्तराखंड की, ये क्या है? ये जागर आध्यात्मिक, पौराणिक और शास्त्रीय, वैदिक, अच्छा, ये सब कुछ जागरों में विराजमान है। और इसमें हमारे जो पूर्वज थे पहाड़ों में, कंदराओं में पीढ़ी दर पीढ़ी गाते थे। अच्छा। और देवताओं की भक्ति करते थे। इसमें कुछ विशेष वर्ग के पुरुष ही इसको गाया करते थे। अच्छा। लेकिन होता क्या था, वो उसकी कोई लिपि नहीं थी आज तक। अच्छा। मौखिक परंपरा थी। धीरे धीरे पलायन हुआ और इन जगरियों के जो अगली पीढ़ी थी, इनको वो सम्मान नहीं दिया गया क्योंकि वो विशेष तबके के लोग थे। तो उन्होंने दूसरे व्यवसाय शुरू कर दिए। अच्छा। और ये जागर इसी तरह खत्म होता गया। तो आपने कहाँ से जागर, मतलब आप बचपन से सुनती थी, आपके जहन में था, कैसे आपने जागर गाना शुरू किया? मेरी माँ की बहुत मधुर आवाज़ है। अच्छा। तो जब मैं छोटी थी तो सोते समय, उस समय कोई साधन नहीं था कोई, तो माँ जी जागरों को गाती थी और कहीं कहीं कहानी बोलती थी। अच्छा। फिर बीच में गाती थी, तो वो मेरे शायद वो कहीं ना कहीं रहा। तो ऐसी इच्छा हुई कि बरसों बाद मैं जब पंजाब में मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली, तो शास्त्रीय संगीत का मैं बहुत उन विद्वानों को भी याद करना चाहती हूँ यहाँ के, हमारे भारतवर्ष ने, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की स्थापना की। मुझे बहुत अच्छा लगता था शास्त्रीय संगीत और मैंने सीखा। ये शास्त्रीय संगीत और उत्तराखंड का जागर ऐसा लगता है जैसे दो नदियाँ हैं, जैसे दो बहनें हैं। अच्छा। तो मैंने जब मैं यहाँ इस क्षेत्र में आई तो मैंने सोचा ये तो शास्त्रीय संगीत, इसको जागर को आगे लाना चाहिए। अच्छा, जागर की कहानी तो हम आपसे सुनेंगे और आपने जागर को कैसे गाना शुरू किया ये भी अब आपसे सुनेंगे, लेकिन ज़रा ये तो बताइए सुना के कि आखिर जागर कैसा होता है, जिन लोगों ने सुना ही नहीं। ये जाओ जाओ नंदा जाओ तेमो जा कैलाशा, ये झुराना झोरी गे या जायो बा
ये हमने रामायण से लिया था, जब मुझे इतना मैंने अपनी माँ से ठीक से नहीं सीखा था। अच्छा। तो रामायण से ये उसमें ये प्रसंग आता है कि कैलाश के जो हेमंत राजा थे, इनके पिता थे। तो मैं बोल के देखती हूँ जागर के। बिल्कुल बिल्कुल। हे कैलाश फलावे हिमावंत राजा, हिमावंत राजा के स्वबाले गाँव रे, ये तरुणी हुए गए वे स्वबाले गाँव रे, तबारी गया वे स्वबड़ो नारदाय, बड़ो नारदले पतड़े बांजले। ओहो, लग रहा है कि जैसे पूरा उत्तराखंड यहाँ आके बैठ गया हो हमारे सामने। तो बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत खूबसूरत। अच्छा, तो फिर जब आप माँ को सुनती थी आप, लेकिन उसके बाद आप बता रही हैं कि आपने तो करीब 32-33 साल की उम्र में फिर आपने जागर की तरफ ध्यान देना शुरू। बीच में आप क्या कर रही थी? बीच में बच्चों को अपना घर गृहस्थी, सिलाई बुनाई, और छोटी सी मेरे पति फौजी थे, मैं भी अपने काम तो में ससुराल में क्या बहुत ज्यादा काम वाम करना पड़ता था आपको? टाइम नहीं मिलता था? ससुराल कौन गाने देता था। अच्छा। शादी के बाद तो माँ ने कहा कि बिल्कुल गाने बिल्कुल नहीं गाना तुमने। ओहो। महिलाओं को तो बिल्कुल वर्जित था। हम जंगलों में गाते थे महिलाएं अपनी वेदना को। एक न्योली नाम की चिड़िया होती है हमारे यहाँ, उस न्योली को सुनाते थे। अरे, बाल विवाह की गाथा, पति भी। अच्छा। 15 में सब कोई श्रृंगार नहीं करता था। ये सब जब घर आते थे तो वो सब पीछे कर देते थे। काम से मतलब था उनको। हम एक बंधुआ मजदूर की तरह थे उस जमाने के बहुएं। कूटना पीसना सब था। ओहो। 22 जानवर थे हमारे, खेती बाड़ी थी, इतने लोगों का बर्तन हमें को साफ करना, हम अकेली बहू थी, 9 लोगों का परिवार, सारे मेरे बॉस। तो मतलब बस वो चिड़िया ही थी जो सुनती थी जब आप घास काटने जाती थी। हाँ, उसके अलावा कोई गाना शाना नहीं? उसमें कुछ नहीं था। पति बिछो का था, बाल विवाह का था उसमें। ओहो। बड़ा महिलाओं ने रचा है वो, निरक्षर महिलाओं ने। तो फिर जब आप शादी होके यहाँ आ गई पंजाब साइड, फिर पति ने एक दिन सुन लिया? मैं गांव में रही, फिर वही कारोबार किया। फिर पंजाब में आई, मेरा बेटा पैदा हुआ, साल भर का, उसको घर ले गए, फिर उसी काम में फिर लग गई। अच्छा, तो फिर कैसे ये चेतना आई कि फिर दोबारा फिर बाहर ले आए। हाँ। बाहर आई पंजाब में। तो प्राचीन कला केंद्र से मैंने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ली फिर। अच्छा। तब अच्छी तरह मुझे शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छा लगता था। अब मैं उन करोड़ों अपने विद्वानों को नमन करती हूँ, और मैं ये प्रार्थना करती हूँ शास्त्रीय संगीत हर किसी को सीखना चाहिए। बिल्कुल। हमारे जागरों में जो जान आई है वो शास्त्रीय संगीत की देन। अच्छा, तो आप तो बता रही थी कि जागर पुरुष ही गाते थे, महिलाएं तो नहीं गाती? हाँ जी, थी। पुरुष गाते तो जब थे। आपने गाना शुरू किया तो कुछ थोड़ा बहुत लोगों को लगा कि ये थोड़ा नहीं, हमको मंचों से उतार दिया था। अच्छा। और हम क्या थे, बड़े नर्वस हो गए थे, बड़े तिरस्कार जैसा हो गया था कुछ ही लोगों ने। लेकिन वही पुरुष जो थे हमें आगे बढ़ाने थे। एक पुरुष हमारा बहिष्कार करता है तो दूसरा पुरुष हमें आगे बढ़ाता है। सही बात है। ये हमारा साहित्यकार थे, मीडिया जगत था, और बाकी जो बुद्धिजीवी थे वो जरूरी नहीं कि हमारे पहाड़ी लोग हैं। मैदानी रसिक जो हैं हमारे ज़्यादा हमको हमारी इस कला को पसंद करते हैं। अच्छा, तो जैसे किसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब किसने आपको सबसे ज़्यादा सहयोग दिया और ये कहा कि जागर को जागर ही रहने दो, उसको बदलो मत? ये हमारे जीत सिंह नेगी जी हैं, लोक गायक, बहुत पुराने, बहुत भले इंसान हैं वो जी। जब मैं बड़ा परेशान हो गई, मैंने बोला इस जागर में इतना सागर है, धर्मशास्त्र सब हैं, आज तक सनातन धर्म से हमारे लोग ने इसको समाहित किया था। अब पलायन के कारण ये बंद हो गया है, अब इसका मैं क्या करूं? कुछ देर के लिए जब तिरस्कार होता था मैं चुप होती थी, लेकिन फिर आता था, नहीं नहीं नहीं, मुझे इसको लाना ही है, कुछ भी हो जाए, मुझे इसको दुनिया में दिखाना ही है। हमारे पूर्वज बिल्कुल ही खत्म, इनका अंत ही हो गया उन कंदराओं में, ये पीढ़ी दर पीढ़ी उसी में समा गया ये संगीत। तो ये एक वो थी पीड़ा। तो फिर कहाँ से सबसे ज्यादा सहयोग मिला? आपने फिर आकाशवाणी के लिए गाना जीत शुरू सिंह किया? नेगी जी ने बोला कि मैं इसको ठीक करता हूँ, तुम मेरे को सुनाओ। तो मैंने जब सुनाया, उनको बोलते बिल्कुल छेड़ना नहीं है, सभ्य समाज इसको स्वीकार करेगा, इस पर लोग शोध करेंगे, ये हमारा उत्तराखंड का शास्त्रीय संगीत है, इसमें वेद हैं, शास्त्र है। जागरण में असल में सृष्टि रचना है। जो जब जली जल था तो विष्णु उत्पत्ति है, 4 वेद हैं उसमें, 14 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, ये सब वो बखान करते हैं वो लोग, वो विशेष तबके के लोग। लेकिन उनको इतना प्रोत्साहन नहीं मिला और वो इसी तरह रह गया।
और दूसरा एक हमारा कथा भागवत होता है, हमारे पंडित लोग पढ़े लिखे हैं, वो भागवत चलता रहा, सेम जो जो भागवत में है वही इस जागरों में है। लेकिन ये फलता फूलता रहा, इसको अंधविश्वास करके इसको तिरस्कार किया गया इस चीज को, जबकि उसमें भी शास्त्र है। अच्छा, क्या इस पे आपने कुछ नए विषयों को भी जोड़ा है जागर में? क्या आपने जो आज के विषय हैं, हाँ, उनसे भी जागर को जोड़ा है, या जो चले आ रहे हैं ट्रेडिशनली सिर्फ वही विषय हैं आपके? जागरों में मैंने थोड़ा बोली जैसे समानार्थों को बदला है, हमारी बोली कोई समझता नहीं है, तो मैंने उस बोली को थोड़ा सा समान अर्थ किया है। दूसरा, मैंने शास्त्रीय संगीत का मुझे ये फायदा हुआ, जागर 9 रात 9 दिन गाए जाते हैं, शाम को 10 बजे से 3 बजे तक जागर गाए जाते हैं। अच्छा। लेकिन उसका कोई वो नहीं है, कोई दायरा नहीं है, समय सीमा नहीं है, तो हमने उसको छोटे छोटे अस्थाई अंतरा खंड बनाए। जैसे देवी नंदा का हमने सृष्टि रचना की, फिर उसके बाद हमने बाल चरित्र उनका किया, फिर हमने तपस्विनी नंदा का किया, फिर दैत्य संहार का किया हमने, फिर मायके की विदाई का किया। फिर गौरी पुत्र गणेश जब हुए, गौरी पुत्र हुए थे, गणेश तो बाद में हुए, उसका बड़ा अच्छा चित्रण है। जो एक दो पंक्तियां सुना दीजिए जल्दी से। तो वो क्या है कि जब नंदा का गौरी पुत्र को धड़ से अलग कर दिया था भोलेनाथ ने, तो उस समय देवी नंदा बड़े व्याकुल हुई थी, और भोलेनाथ फिर मनाने लगे, अपने घुंघरू बांध करके उनको हंसाने लगे। तो उसमें ये दिया गया है, असल में देवी नंदा का नारी चरित्र को दिखाया गया है। अच्छा। नारी को बाल चरित्र में क्या निभाना है अपने परिवार के साथ, तरुण अवस्था में उन्हें पति को पाने के लिए क्या तब नंदा ने किया। इसके बाद दैत्य संहार जब हुआ, तो वैसे तो देवता थे, सब थे, लेकिन अकेले उन्होंने उनका वध किया, सारे छिप गए थे गुफाओं में इधर उधर। ऐसे पहाड़ी नारी को उनका चरितार्थ किया है। 2 लाइनें, तो 2 पंक्तियां उसको 2 लाइन उसकी हैं। हे घम घम बाजानो कटमोरिया ठोल, ये ठुम ठुम ना जानो भोला महादेव, क्या काछा घुंघरा क्या काछा डोर, ए मुलमुला है सनी पार्वती देव। वो फिर बोले ना, नाचने लगे, उनका गुस्सा खत्म हो गया। क्या और वो हंसने लगी। बहुत अच्छी बात है। हम अभी ये बातचीत जारी रखेंगे, बसंती बिष्ट हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए तेजस्विनी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? How dare you? क्या किया मैंने? क्या किया? इस सास से इस तरह से बात करती हो? What do you think of yourself? मेरी क्या गलती है? Shut up! Shut up! गलती अब मैं करता हूँ। झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तुमको। Just because I don't say anything. तुमको बस एक ही भाषा समझ में आएगी, एक ही। एक और बार अगर ऐसा हुआ ना तो मैं एक फोन कर सकता हूं? हेलो जी, हाँ, मैंने ही फोन किया था। अपने आसपास हो रही किसी भी तरह की घरेलू हिंसा को रोकिए और उसके खिलाफ आवाज उठाइए। हेलो पापा। मैं कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। अच्छा, घर पहुंची कि नहीं? रास्ते में हूँ, आज ऑफिस में लेट हो गया था। ऐसा क्या काम आ गया आज? बेटा 12 बज रहे हैं। लास्ट मिनट ऑफिस में काम आ गया था, फोन नहीं कर पाई। अच्छा, घर कैसे जा रही हो? मैंने टैक्सी ले ली है। ऑफिस से कोई है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेले हूँ। अकेली? टैक्सी में इतनी रात में? अरे पापा, आप सुनो तो मेरी बात। पापा सुनो, टैक्सी का नंबर नोट करो। 1 सेकंड होल्ड करो। नहीं, मुझे बताओ टैक्सी का नंबर। चलो। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को ठीक से घर पहुंचा दूंगी। जितनी ज्यादा औरतें होंगी, ये दुनिया उनके लिए उतनी ही बेहतर होगी। चलिए इस दुनिया में बेटियों की जगह पहचानें। तेजस्विनी में आज हम बातचीत कर रहे हैं हाल ही में जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, जागर की जानी मानी लोक गायिका हैं बसंती बिष्ट हमारे साथ है। तो बसंती जी, फिर आपने इसके ऊपर किताब भी लिखी? हाँ, हमने जागर पर, जो मेरे ख्याल से अकेली है। अकेली पहली बार इसको स्वर और लिपिबद्ध हुआ है। हाँ। हमने फिर इसको, हमें लिखना नहीं आता था, ये हमने डॉक्टर प्रयाग जोशी ने प्रेरणा दी हमारे लिए। अच्छा। कि बसंती कब तक गाती रहोगी बहन, इसको लिपिबद्ध करो। सही बात। हमने बोला हमें लिखना नहीं आता, बार बार मिलते थे, फिर बोलते थे वो
फिर औरों ने भी बोला, दूसरे लोगों ने, साहित्यकारों ने, अरे बसंती कलम तो उठाओ तुम, अच्छा, देख लेना। जैसे कलम उठाए तो उसी माँ की कृपा, माँ सरस्वती हुई, जगदम्बा जो भी है, उन्होंने हमको प्रेरणा दी और हम लिखते गए और खुजते गए। वो शीर्षक कैसे बने, वो क्या हुआ, स्वर लिपि बनी, शब्दार्थ बने, फोटोएं हमने कैला 7 साल लगा दिए हमने किताब लिखने में। अच्छा, 7 साल लग गए। और पूरा गढ़वाल कुमाऊं का भ्रमण किया हमने। इसमें तिब्बत का भी समायोजन है और नेपाल का भी हमारे शास्त्रों में है, और जो लांबा उहणियाँ थे तिब्बत के, जो उनका भी विवरण है। फिर हमारे जो रीति रिवाज हैं उनको भी हमने पीछे लगा रखा है। उत्तराखंड की जो महिलाएं पर्वतीय अपना मायके ससुराल का जो सामंजस्य वो बढ़ाती हैं, 2 घरों की इज्जत को रखते हैं, वो भी हमने गीतों में समाहित किया। अच्छा, ऐसी एक कोई गीत का पंक्ति सुनाओ ना। जैसे क्योंकि पहाड़ की जो महिला है बड़ी शक्तिशालिनी महिला होती है वो। जैसे भोलेनाथ जी कुछ नहीं था खाने को, उधर मायके सौगात लेके आ गए। भोलेनाथ ने बोला, ओ नंदा ताला खोलो भंडार का। तो माँ कहती है कहाँ से लाऊं, ताला तो दूर पड़ा हुआ है। तो फिर पर्वतराज के पास गई वो, तो उन्होंने कहा कि पर्वतराज, मेरी पति की इज्जत रखो, मेरे मायके वाले भूखे ना चले जाएं। पर्वतराज ने ठंडे गर्म के कुंडे खोले और उस पर्वत की पूजा करते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, हिमालय पर्वत पर जब यात्रा होते तो उसमें, तो उन्होंने बोला, भैरव है गा त्यार में तेरी शी ल्यो नंदा भंडार तालो रे गो बेदनी घर हे कावे ल्यो में तालो। कहाँ से लाऊं ताला में? तो बोला, हे यो बा रे गाँव रे गई ते भांग भंडारा, हे ते भांग भंडारा बोली हो छाटी हे सोवरा। वहाँ देव कन्या थे वो भंडार में। तो बोला, तुम ताला खोलो बहन, ठंडे पानी गर्म पानी के कुंडे खोलो, मेरे मायके मेरे पति का इज्जत का सवाल है। तो ऐसे हम भी पहाड़ी नारी जो है कि जैसे भी घर में उसको ब्याहाया जाता है उसने टिकना है वहाँ हर हाल, ऐसी हमारी शिक्षा है जी। तो वो देवी नंदा की कृपा है। क्या बात है। अच्छा बसंती जी, आप तो गांव की प्रधान रह चुकी हैं, आप बड़े आंदोलनों में आपने सक्रिय भूमिका निभाई है। तो जब आप प्रधान थी उस वक्त किस तरह से लोहा लेती रही लोगों से, और किस तरह की चीज़ों को आपने किया या क्या देखा समाज में? मेरे भी कुछ अनुभव मेरे गांव वाले मेरे घर आ गए देहरादून में कि आपको प्रधान बनना है हर हालत में। अच्छा, तो काफ़ी लोग थे, तो मैं जीत गई। मैंने 1 रुपया खर्चा नहीं किया उसमें क्योंकि मैं चाहती थी मैं हार जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि गांव वालों का मन भी रह जाएगा। लेकिन मैं हारी नहीं, जीत गई आप। वो उन गांव वालों ने मुझे जिताया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, मुझे प्रस्ताव देखना तक नहीं आता था। अच्छा। अक्सर गाँव में पढ़ी लिखी नहीं होती है महिलाएं, तो मैंने वो काम जैसे सीखा। तो वहाँ सब गांव के कुछ लोग होते हैं, आजकल भी महिला को प्रधान तो बना रखा है लेकिन काम करता है पुरुष, और उसके हिसाब से वो कोई न्याय करने का अधिकार नहीं होता। कोई शराब बंदी नहीं कर सकती है, कोई कुछ भी गलत हो रहा है वो नहीं कर सकती है। तो वो मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए, कि मैंने अपना घर छोड़ा देहरादून में। तो वहाँ पर हमने एक तो विवाह के तरीके होते हैं, ज़बरदस्ती लड़कियों की शादी की जाती थी, ऐसे लड़कों के पल्ले उनको बांधा, वहाँ हमने एक उनका साथ दिया। अच्छा। एक विशेष वर्ग के जो उनका तिरस्कार होता था, एक इस तरह भाषा में भी उससे बोला जाता था। अच्छा। उनको वो हमारे चाचा ताऊ में बोलती थी उनको, क्योंकि बचपन से हम साथ रहे हैं। इतने गोरे चिट्टे, इतने संस्कारी लोग हैं वो। जी, हमारे हिंदू ही हैं वो। जी जी। लेकिन समाज ने उनको इतना तिरस्कार कर दिया है, वो मुझे बड़ा खलता था। मैंने प्रस्ताव पारित किया कि कम से कम ब्याह शादी रसोई हमारी मर्जी से होगी, हम किससे ब्याह कर सकते हैं या किससे के साथ हम खा सकते हैं। क्या बात? लेकिन जो सार्वजनिक स्थान में जो समानता होगी वो सबको एक ही आदमी पिठाई लगाएगा उनकी टीका। अच्छा। चाहे कोई सामान्य ब्राह्मण ना होकर के दूसरा ही उनकी पिठाई लगाएगा। तो वो प्रस्ताव पारित किया। पहले तो डरे हैं। अच्छा। और मेरी माँ ने मेरे को पीछे से धक्का दिया। अच्छा। कि तुझे मार डालेंगे ये लोग अगर तूने। मैंने बोला कुछ भी हो, वैसे भी तो मरना ही है, हम कौन सा अमर रह रहे हैं। क्या
तो ये वो काम किया मैंने। अच्छा, और उत्तराखंड जब बना उसके आंदोलन में भी आपने बड़ी जोर शोर से भूमिका निभाई थी। हाँ, उत्तराखंड क्या किया था आपने तब? गाने वाने खूब लिखे आपने। हाँ, उत्तराखंड में जब आंदोलन हुआ, ये मुजफ्फरनगर कांड हुआ, तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, जवान बच्चों को शहीद, सीधे साधे लोगों को मारा। जो चालाक तेज लोग थे वो किनारे हो गए। आज भी वही नेता बने हुए हैं जो पहाड़ों से बुला करके उनको शहीद हो गए। उनका महिलाओं के साथ भी गलत हुआ, तो सब लोग ना संकोच हो गया लोगों को, वो बाहर नहीं आए। तो हमने बोला अब तुम बहनों बाहर आ गए। हम तो काफ़ी दिन से आंदोलन में, मैंने भी 100-150 लोगों की एक पूंजी करी थी अपने गशियारियों की। हम घास काटने वाले थे, तो वो मेरे कहने पर सब आ गए थे। आंदोलन की एक टुकड़ी बनाई थी हमने। तो हमने बोला हम तो बदनाम हो जाएंगे, या तो उत्तराखंड मिलेगा या तो हमने उठना ही नहीं था, ये तो औरत की छी हो जाएगी। तो वो गाना लिखा कि वीर नारी आगे बढ़, मरने से कभी न डर, याद है कुर्बानियाँ जो शहीद दे गए, कर चलो या मर चलो ये बात हमसे कह गए। ज्ञानियों के को तूने अपना दूध पिलाया है, दानियों को तूने अपना दूध पिलाया है, पापियों को तूने अपना दूध पिलाया है। रूपधर चंडिका कटारी उठा हाथ में, दुर्योधन की खैर नहीं, कृष्ण तेरे साथ में। तो बड़ा ओजस्वी गीत लिख के आपने सब में वो भावना जगा दी। तो पुलिस वाले हमको डंडा मारने आते थे, वो गाने सुनने लग जाते थे। भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। वो मंच था, गलियां चौराहे, कोई ऐसा मंच नहीं। फिर क्या हुआ, कहा कि ये पहाड़ी तो अलग हो जाएंगे और राज्य लेकर के बाकी हमको भगा देंगे, ऐसी अफवाह डाली। फिर हिंदू मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए हमने फिर गीत लिखे। अच्छा, कि उत्तराखंड है भूमि हमारी, हम इसकी पूजा करते हैं। हम चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई, हम सबकी प्यारी उत्तराखंड की माई, हम सबकी प्यारी उत्तराखंड की माई। बहुत तूने हमको साथ छुपाया अपने इस आंचल में, तूने हमको साथ खिलाया अपने इस आंगन में। आदि दी चाहे पूरी तूने, हम सब ने मिल बांट के खाई, उत्तराखंड है। बहुत बढ़िया। तो बसंती जी, आपने इस आंदोलन में इतने अच्छे गीत भी लिखे। ये बताइए कि अभी पहाड़ के लोगों की जिंदगी, और ख़ास तौर से ये बताइए कि पर्यावरण का जिस तरह से ह्रास हो रहा है, नदियाँ, वहाँ के झरने, वहाँ के पहाड़, क्या दिल तब कैसे रोता है और क्या कहता है? जो जमाना मैंने देखा, बड़ी हरियाली थी, अनाज के ढेर थे, पशुधन इतना सारा था, मधुमक्खियों के जो छतें हमारी होती थी, घर घरों में आले थे, हमारे भेड़ बकरी थे, कितना रौनक थी, लोक रंग इतना था, गीत गूंजते थे। तो वो खत्म हो गया है ना। ये क्या हुआ कि ये शहर वालों की कृपा हुई, ये सब इन्होंने, अब शहर कहीं का भी हो, वो शहर के दायरे को ठीक करता है, गाँव की तरफ ध्यान नहीं देता है वो। ये हमारे दुर्भाग्य है। हम तो ये कहते हैं रहने देना था, ना मिलता हमको उत्तराखंड राज। ठीक थे, हम भेड़ बकरियां चराते थे, अपने अनाज उगाते थे, नहीं पढ़ाते लिखाते। हम 5-10 पढ़े लोग होते थे हमारे, बस फिर कारोबार में लगते। हमको बोला पढ़ाओ, हमको बोला ये वो उन बच्चों को कहाँ डालें हम? वो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं क्या करें? उन्होंने इतनी डिग्रियां ले ली। पहले ये थे कि छोटा बड़ा हुआ तो हल में लगा दिया, भेड़ बकरियों में लगा दिया। वो आजीवन वो काम करता था, अच्छा खाता था, लाल पीला होता था। बिल्कुल बसंती जी, ये दर्द तो हम आपका समझ सकते हैं, लेकिन अब ये चलते चलते ये बताइए कि अब भविष्य में आप इस जागर को कहाँ ले जाना चाहते हैं? अब वैसे मैं बता नहीं सकती, लेकिन इच्छा है मेरी कि जितना भी ये जागर है, जागर एक सागर है, इसमें लोक देवता हैं, ग्राम देवता हैं, धर्मशास्त्र के हमारे श्री कृष्ण, राम, जनक, जो ये हमारे राजा महाराजा हैं, वीर भड़ हैं, इनके सब के जागर हैं। तो इनको मैं कितना इकट्ठा कर पाती हूँ, क्या मुझे रास्ता मिलता है? अर्थ की समस्या है, ताकत भी चाहिए, लेकिन इच्छा तो है कि मैं अपने बच्चों के लिए इसको तैयार करके दूँ आगे के लिए, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो इसको कोई नहीं करेगा। मुझे क्या है कि असल में मुझे, जो गांव का व्यक्ति है वो यहाँ गुरु नहीं बन सकता है, जो यहाँ का है वो उस माटी से जुड़ा नहीं है, तो वो गाने नहीं लिख सकता है। हमने पत्थरों पर चले हैं, नदियों पर कांटे चुभे हैं, तमाम वो जिंदगी देखी है, इसलिए गीतों का आविष्कार होता है जी। वो लोग शास्त्रीय संगीत को नहीं जानते हैं, उनकी अंतरा क्या है अस्थाई के बारे में नहीं जानते। सही कह रहे हैं आप बसंती जी। हमें उम्मीद है कि आप जरूर ये काम करेंगी। चलते चलते
2-3 पंक्तियां अगर जागर से ही हम अपने कार्यक्रम का समापन करें तो बहुत हाँ जी। खूबसूरत लगेगा। हेते दिन मागे प्रभु संजोया लक्ष्मीले देव दरबार छोड़ेलो अब चलेगा होने रखेला आशा तेने रखे लाशे मगा फला ये वो मामू महादेवा है हे पार परमात्मा पिता मुरिन को ध्यान लग्यो चा आँखों का पलक जो लग्या हला ये शंकर महाराज अब ध्यान में बैठा छा ये प्रभु दाएं तरफ गणेश को आसन लग्यो छा बाएं तरफ कार्तिक को आसन लग्यो छा ये शिवण्यों बैठी छे प्रभु ये श्री सती पार्वती है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और इसके लिए तो शब्द ही नहीं है, जो जिस तरह की आपकी आवाज़ की जो मधुरता है और उसमें जो अलग किस्म की एक मिठास है, उसकी तो बात ही अलग है। हमें उम्मीद है कि आप जागर के लिए जो कुछ करना चाहेंगे आप ज़रूर कर पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बसंती जी। धन्यवाद। और आपने मुझे दर्शकों से मिलाया, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी बसंती बिष्ट, हमारी आज की तेजस्विनी। अगले हफ्ते एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।